Hello, good morning students. Today we will discuss about of the biotech. This is 12th class. ठीक है, बायोटेक का सेकेंड पार्ट अपन स्टडीज करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बायोटेक की बिहोप पे स्टडीज किया कि व्हाट इज द बायोटेक, बायोटेक क्या है। ठीक है, बायोटेक में हम टोटली बायोस मीन लाइव्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, और मैंने स्पेस लिखा था इसमें ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन, जीन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर प्लांट, वन लिविंग से अनदर लिविंग्स, लिविंग टू लिविंग। ठीक है, बेटर लिविंग्स। ठीक है, डिजायरेबल लिविंग जिसके अंदर एक बेस्ट प्रॉपर्टीज होती है, उस बेस्ट प्रॉपर्टीज के जीन्स को आइसोलेट करते हैं एंड देन ट्रांसफर टू अनदर लिविंग जिसमें वो प्रॉपर्टीज लॉस है, वो प्रॉपर्टीज अपने आप को रिप्रेजेंट्स नहीं कर पा रही है। ऐसी कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग्स के अंदर प्रेजेंस हो सकती है। बॉडी के जितने भी, किसी भी लिविंग्स के जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स होता है, वो डिटरमाइन होता है जीन्स से। किससे होता है? जीन। जीन क्या है? इट इज द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए का एक स्मॉलर पार्ट होता है, बट वन जीन वन कैरेक्टर। इट वॉज गिवन बाय द होगो डी व्रीज। होगो डी व्रीज ने एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट्स किया था, वन जीन वन कैरेक्टर इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, वो क्या था कि वन जीन वन कैरेक्टर। उसके आफ्टर हमने मल्टीपल जीन्स भी स्टडीज किए जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक जीन्स को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके उसको अनदर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज लॉस है, उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक मैंने राइट डाउन करवाई थी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है जिसके थ्रू हम जीन्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने 7 to 8 एप्लीकेशन राइट डाउन कराई थी लास्ट वीडियोस के अंदर, आपकी बात राइट होगी। ठीक है, टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ बायोटेक, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जीन, प्रोसेस ऑफ बायोटेक। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ जीन, डोनर से रेसिपिएंट की ओर जो जीन ट्रांसफर होता है वो कैसे हो सकता है, तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने राइट डाउन करवाया था। बट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बायोटेक वी नीड्स ऑफ सम टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। मुझे कुछ टूल्स की नीड्स होती है। टूल्स बोल दीजिए या टेक्निक्स बोल दीजिए, टूल्स फॉर बायोटेक। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें एंजाइम। ठीक है, सेकंड आता है इसमें वेक्टर्स। ओके, एंड थर्ड है होस्ट। थर्ड क्या है? होस्ट है। ठीक है, तो एंजाइम्स, वेक्टर एंड होस्ट। एंजाइम्स हम डिस्कस करेंगे। भाई आप किसी जीन्स को आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करके उसको अनदर लिविंग्स की ओर ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द जीन्स फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के डिजायरेबल जीन्स को आइसोलेट करना और आइसोलेट करके उसको दूसरे अनदर लिविंग्स की ओर ट्रांसफर करना, ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की आर्थिक व्यवस्था को, ह्यूमंस की इकोनॉमिक्स रेंज को इंक्रीज करने के लिए, कि मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम, मिनिमम एरिया, बट प्रोडक्शन विल बेटर। प्रोडक्शन क्या होगा? बेटर होगा। प्रोडक्ट शुड भी बेटर होना चाहिए। ठीक है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में, आज से 10 साल पहले क्या होता था? मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम टाइम, बट प्रोडक्शन क्या होता था? लेस होता था। किसी भी क्रॉप को डेवलप करने के लिए फार्मर मैक्सिमम टाइम देता था, मैक्सिमम एरिया कवर करता था, लेकिन मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम टाइम कवर करने के बाद भी प्रोडक्शन क्या था? लेस था। प्रेजेंट टाइम में बायोटेक की हेल्प से मिनिमम टाइम और मिनिमम एरियाज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्शंस को बेटर कर रहे हैं। ठीक है ना। और फार्मर्स को नीड्स होती है प्रोडक्शंस की। मैंने आपको पहले कहा था फार्मर्स फोडर नहीं देखता है, फार्मर्स चारा ऑब्जर्व नहीं करता, फार्मर्स को फोडर की नीड नहीं है।
फार्मर्स देखता है फ्रूट्स कितने हुए हैं, सीड्स कितना आ रहा है मेरे पास में, प्रोडक्शंस को ऑब्जर्व करता है वो, ठीक है। तो बायोटेक का मतलब ही है इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक लिविंग्स का, वो लिविंग्स में भी प्लांट्स हो सकता है, में भी एनिमल्स हो सकता है, काफी हैंड्स होती हैं, ठीक है, उनमें एग्स प्रोडक्शन की क्वालिटी सब में अलग अलग होती है, कोई बहुत अच्छी एग्स देती है, कोई किसी में एग्स की जो क्वालिटी होती है उतनी बेटर नहीं होती है। तो दैट्स डिपेंड ऑन द जीन्स, ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, पूरा जीन्स के ऊपर चलता है। जीन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस है, बट किसके अंदर कितना डोमिनेंट है ये उसके आउटर एफिरियंस के, एक्सटर्नल एफिरियंस के बिहेव पे डिसाइड हो सकता है कि एक प्लांट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, सेकंड प्लांट का प्रोडक्शन लेस है। इट्स मीन जीन तो दोनों में है, बट एक प्लांट्स में जीन जो है वो वेल डोमिनेंट फॉर्म में है, और एक प्लांट में जीन जो है वो लेस डोमिनेंट फॉर्म में है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एंजाइम्स, वेक्टर एंड होस्ट, ये टूल्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि मुझे जीन को ट्रांसफर करना है, जीन को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट ऐसा तो हो नहीं जाएगा, किसी भी थिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी प्रैक्टिकल्स को पूरा करने के लिए फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द सम इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो प्रैक्टिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नीड्स होगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, वो टूल्स क्या हैं, वो एंजाइम्स हैं, वो वेक्टर्स हैं, और वो होस्ट हैं, ठीक है। एंजाइम्स वर्कआउट करेंगे, वेक्टर्स उस डीएनए को लेके जाएगा, ठीक है ना। होस्ट ये रेसिपिएंट है आपका, ये क्या है, रेसिपिएंट है, किसके अंदर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। तो किसके अंदर ट्रांसफर करना है वो चाहिए मुझे, ट्रांसफर कैसे करना है उसके लिए वेक्टर्स की चाहिए जो उसको लेके जाएगा, ठीक है। और एंजाइम, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होती है। तो यहां पर हम जो एंजाइम स्टडीज करेंगे वो क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम्स में फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। सेकंड आएगा आप लोगों का लाइगेज, ठीक है। थर्ड आएगा आप लोगों का पॉलीमरेज, फोर्थ आएगा आप लोगों का फॉस्फेटेज, ठीक है। ये 4 एंजाइम्स, ठीक है, वी आर यूजिंग ड्यूरिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ड्यूरिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, कि जीन्स को कैसे ट्रांसफर करना है। जीन को ट्रांसफर करने के लिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन्स फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द एंजाइम्स, मुझे एंजाइम्स की नीड होगी, ठीक है। और वो एंजाइम्स क्या क्या हैं, पहले मेरा पास आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है, क्वेश्चन जो पुट होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पुट होने की पॉसिबिलिटीज 99% होती है। ये शॉर्ट फॉर्म्स में है कि आपको 51/2 मार्क्स का कोई आंसर क्वेश्चन पूछना है। तो लाइगेज के बारे में, पॉलीमरेज, तो वी नीड ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एक न्यूक्लियस एंजाइम्स है, कौन सा एंजाइम्स है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड्स पे वर्कआउट करता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और मॉलिक्यूलर सीजर, किलर सीजर, सीजर क्या काम करती है, कटिंग का काम करती है। मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल्स जो है वो है डीएनए। मॉलिक्यूल्स कौन है, डीएनए। भाई आपको ये तो पता है कि मेरे पास 2 प्लांट है, 1 और सेकंड प्लांट, ये मेरा डोनर है और ये मेरा रेसिपिएंट है, ओके। डोनर से हम डिजायरेबल जीन, कौन सा जीन, डिजायरेबल, जो वांटेड है, जिसकी मुझे नीड्स है, क्या इसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया ना सिट्रस प्लांट्स का, एक प्लांट, ये प्लांट सिट्रस, ये भी प्लांट सिट्रस है और ये भी प्लांट है सिट्रस है, ठीक है। बट इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बताई मैंने आपको, 10 kg 1 month, और इसकी प्रोडक्टिविटी आती है 1 kg 1 month, ठीक है। तो इसके अंदर जो जीन है,
इसके अंदर जो जीन है वो बेटर फॉर्म में है देन ऑफ द सेकंड प्लांट। दोनों सिट्रस प्लांट्स ही हैं, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, दोनों सेम एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है डोमिनेंसी ऑफ जीन्स, डोमिनेंसी ऑफ जीन्स। इसमें सिट्रस प्रोडक्टिविटी का जो जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है एंड देयर सिट्रस प्रोडक्टिविटी ऑफ जीन इट्स लेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है? लेस है, इतना पावरफुल फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? वी वांट ट्रांसफर ऑफ जीन, वी वांट टू आइसोलेट ऑफ जीन एंड देन ट्रांसफर इनटू द सेकंड सिट्रस प्लांट फॉर बेटर प्रोडक्शन। कि अभी तो मुझे एक ही प्लांट से 10 kg मिल रहा है, दोनों को मिलाता हूं तो मेरे पास 11 kg आता है। लेकिन यदि मैं इस प्लांट्स के जीन्स को आइसोलेट करके सेकंड प्लांट्स की ओर ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑफ द सेकंड प्लांट्स में प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा था, तो अगर मैं इसी जीन को लेकर सेकंड प्लांट्स में ट्रांसफर कर देता हूं तो मेरी 1 मंथ की प्रोडक्टिविटी होगी 20 kg। ये तो लालच है, ये तो सिंपल सी बात क्या है? जस्ट ये मेरा सेल्फिश हो गया मैं तो, कि मुझे यार एक प्लांट से अगर मुझे 10 kg मिल रहा है तो सेकंड प्लांट से भी 10 kg ही आना चाहिए, बट सेकंड सिट्रस प्लांट्स में जीन इतना बेटर फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट प्लांट की जीन को लिया, आइसोलेट किया और आइसोलेट करके उसको सेकंड प्लांट्स की ओर स्टैब्लिश कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का वो प्लांट में जीन में स्टैब्लिश हो गया एंड स्टैब्लिश होकर अपने फीचर्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सेकंड सिट्रस प्लांट्स का डीएनए का जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाएगा। पहले केमिकल नेचर क्या था? केमिकल लेस प्रोडक्शन का हो गया। अभी केमिकल नेचर कैसा हो गया? हाई प्रोडक्शन का हो गया। तो इट इज द चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए। तो मैंने आपको बायोटेक का मतलब ये बताया था। बायोटेक का मतलब ही क्या होता है? इट इज द चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के केमिकल नेचर में चेंजेस करना ही बायोटेक है। और वो कब होगा? जब आप एक प्लांट के जीन को लेकर दूसरे प्लांट की ओर मूव कर दोगे, ठीक है? तो वहां पर जाएगा और दूसरे प्लांट के डीएनए के साथ क्या हो जाएगा? स्टैब्लिश हो जाएगा, उसी के घर का हो जाएगा। और जब उसी के घर का हो जाएगा तो वो अपना फंक्शन रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसकी वो जब फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? वो डीएनए ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो गया ना उस डीएनए का, डीएनए चेंजेस हो गया। इट्स द ट्रांसफॉर्मेंट जीन, इट इज द ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए, ठीक है? तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए मुझे सबसे पहले नीड होती है रेक्स फिक्सर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की, ठीक है? क्योंकि मुझे भाई सबसे पहले तो मैं इस प्लांट से सेल को लूंगा। पहला प्रोसेस क्या था मेरा? फर्स्ट प्रोसेस था आइसोलेशन ऑफ डिजायर होस्ट, ठीक है? आइसोलेशन मतलब सेपरेशन करना, ठीक है? डिजायरेबल होस्ट यानी किसी एक होस्ट को मुझे आइसोलेट करना है जिसके पास एक बेटर प्रॉपर्टीज है, ठीक है? वो मॉर्फोलॉजिकल व्यूज में मुझे पता लग जाता है। मैं किसी प्लांट के एक्सटर्नल व्यूज को देखता हूं, यार इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इस प्लांट के ऊपर वायरस का इफेक्ट नहीं आ रहा, इस प्लांट पे बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं आ रहा, ये प्लांट जो है ना लेस वाटर में ग्रो कर रहा है, इसको ज्यादा हाई क्वांटिटीज ऑफ वाटर की नीड नहीं होती है। तो इट इज द बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट्स। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर उसका रेजिस्टेंट फॉर्म जीन पर जेन्स है, उसका रेजिस्ट फॉर्म जो जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म है। अगर किसी में वायरल नहीं आ रहा, वायरल इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट्स मीन कि उस प्लांट में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं। भाई जीन्स बनाता क्या है? प्रोटीन्स तो बनाता है। जीन्स बनाता क्या? प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है? वो प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो वायरस के अटैक को रोकते हैं, वायरस के अटैक को रेजिस्ट कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरियल प्लांट्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया, ऐसे प्लांट्स में बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं आता है। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो जीन्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? जीन्स की वजह से। जितना भी चेंजेज होता है दैट इज थ्रू ऑफ द जीन्स। किसके थ्रू होता है? जीन्स। अब तक हम लोग क्या करते हैं? हम मेडिसिन यूज करते हैं। तो मेडिसिन क्या करता है? वो जीन्स को कुछ समय के लिए मॉडिफाई कर देता है, देन जीन वापस, जैसे ही मेडिसिन बंद हो जाएगी, जीन वापस उसी फेज में वापस आ जाएगा एंड प्रोडक्शन वापस क्या हो जाएगा? उसका लेस हो जाएगा। अब तक हम लोग केमिकल्स पे डिपेंड थे, अब हम क्या कर रहे हैं? उस जीन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, उस जीन को आइसोलेट करके उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे के थ्रू उठा के दूसरे प्लांट की ओर क्या कर रहे हैं? उसको ट्रांसफर करेंगे उसको, ठीक है? तो वो चीज है यहाँ पर। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल होस्ट। डिजायरेबल होस्ट को क्या करोगे आप लोग? आइसोलेट कर लोगे, ठीक है? आइसोलेट तो कर लूंगा मैं, आइसोलेट के लिए मुझे इनकी नीड्स नहीं है।
दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। किसी भी प्लांट्स या किसी भी लिविंग्स के मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल व्यूज के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस प्लांट में ये बेटर प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब ये बेटर प्रॉपर्टी मुझे सिंगल प्लांट में नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स में इसकी नीड्स है। उसके लिए मुझे उस जीन्स को आइसोलेट करना होगा और आइसोलेट करके मुझे उसके मल्टीपल कॉपीज बनानी होगी, जीन बैंक रेडी करूंगा एंड देन फिर मल्टीपल प्लांट्स में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं उस जीन को आइसोलेट करना चाहता हूं, तो जीन के लिए सबसे पहले पॉइंट आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल होस्ट। सेकेंड आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए आवर जीन, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर डीएनए। अब मुझे किसकी नीड है, डिजायरेबल डीएनए की नीड है, ठीक है। तो डीएनए भी मैं ऑब्टेन कर लूंगा, ठीक है, डीएनए को क्या कर लूंगा मैं ऑब्टेन कर लूंगा। बट डीएनए तो एक लंबा, एक लॉन्गर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, डबल स्टैंडर्ड में होता है या सर्कुलर फॉर्म में होगा। और जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लेस डेवलप्ड होते हैं उसमें सर्कुलर फॉर्म में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। अब मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है, उस प्लांट से डीएनए को आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले मैं प्लांट का पार्ट लूंगा, उस पार्ट से एक सेल को आइसोलेट करूंगा और सेल से फिर मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा, डीएनए को आइसोलेट कर लूंगा, ठीक है ना। सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए मुझे पता है सेल से डीएनए को आइसोलेट कैसे करोगे आप लोग, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आप लोगों को। प्रोसेस ऑफ बायोटेक, पहला पॉइंट है मेरा आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल होस्ट। ये आएगा मॉर्फोलॉजिकल व्यूज के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल व्यू, राइट। उसके एक्सटर्नल व्यू पे हम सेलेक्ट कर लेंगे दिस इज बेटर ऑर्गेनिज्म। नाउ आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, ठीक है। अब इसी प्लांट से मुझे क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, इस प्लांट से मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए प्लांट से सेल को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। अब प्लांट की सेल तो मैं ले ली और डीएनए कहां मिलेगा मुझे, सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा, सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। और प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में 1 2 एंड 3, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। एंड नाउ ये है डीएनए, और डीएनए जो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। अब मुझे भी नीड्स ऑफ ओनली डीएनए, मुझे किसकी नीड है, डीएनए की नीड है। नाउ वी हैव अ सेल ऑफ द प्लांट, हमारे पास एक प्लांट की सेल है। अब मुझे यहां तक पहुंचने के लिए, डीएनए को पकड़ने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए, फॉर द आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ डीएनए, फर्स्ट रिमूव ऑफ द सेल वॉल, देन रिमूव ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देन रिमूव ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो है ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, 3 मेम्ब्रेन से प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल्स में डीएनए जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन, फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन आफ्टर सेल मेम्ब्रेन, देन आफ्टर सेल वॉल। अब ये कंप्लीटली जो ब्रेकडाउन होगा, रिमूवल ऑफ द ऑल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, राइट। 90% से अबव, तो अबव 90% जो है वो सेलुलोज ही होता है। उसके एक्स्ट्रा उसमें पैक्टिन हो सकता है, सेलुलोज, ये लिग्निन हो सकता है, हेमिसेलुलोज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्म्स में हो सकते हैं, बट मेनली सेल वॉल जो होता है दैट इज मेड बाय सेलुलोज। प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, राइट नाउ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से,
लिपिड प्लस प्रोटीन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेम, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है, राइट या रॉन्ग? अब मुझे इनको सबको ब्रेकेज करना है, तोड़ना है, ब्रेक डाउन ऑफ द सेल वॉल फर्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेकंड, एंड देन ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थर्ड, ठीक है भाई। डीएनए को आइसोलेट करना है मुझे उस प्लांट से भाई। सबसे पहले मैंने क्या दिखा, आइसोलेशंस ऑफ डिजायरेबल होस्ट, मॉर्फोलॉजिकल व्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल व्यूज, फर्स्ट सेलेक्ट ऑफ द डिजायरेबल होस्ट, मे बी प्लांट्स ओवर एनिमल्स, जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक होस्ट मतलब एक लिविंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, लिविंग्स को आइसोलेट करते हैं, लिविंग्स को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल व्यूज, ऑन द बिहाफ ऑफ द बेटर प्रॉपर्टीज। मैंने किसी प्लांट को देखा, उस प्लांट के अंदर एक बेटर प्रॉपर्टीज थी, तो बेटर प्रॉपर्टीज है तो उसका जीन भी उसके अंदर प्रेजेंस होगा, तो मैंने उस प्लांट को आइसोलेट किया। देन आइसोलेशंस ऑफ डिजायरेबल डीएनए, उसके आफ्टर हमने क्या किया, डिजायरेबल डीएनए। अब उसी प्लांट से मुझे उसके डीएनए को ऑब्जर्व करना है, डीएनए से फिर मैं वो जीन निकालूंगा, ठीक है। तो आइसोलेशंस ऑफ द डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल, ठीक है, डी स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, ठीक है। डिजायरेबल डीएनए को मुझे लेना है। अब डिजायरेबल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए फर्स्ट नीड्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द डिजायरेबल होस्ट, उस प्लांट से मुझे एक सेल को आइसोलेट करना, जो मैं कल्चर से आइसोलेट कर लूंगा। देन अब नाउ वी हैव अ सिंगल सेल। अब सिंगल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देन आफ्टर क्रोमोजोम्स है, एंड क्रोमोजोम्स में डीएनए प्रेजेंट है विद द स्टोन प्रोटीन्स, एंड वी नीड्स ऑफ द डीएनए। मुझे किसकी नीड है, डीएनए की नीड है। मुझे ना तो स्टोन प्रोटीन की नीड है, ना मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की नीड है, ना मुझे सेल मेम्ब्रेन की नीड है, और ना ही मुझे सेल वॉल की नीड है। तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लांट सेल। हमें क्या करना होगा, हमें जितनी भी वॉल्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, ऑल मेम्ब्रेन्स को मुझे यहां से रिमूव करना होगा। तो कंटेंट्स को काटा जाता है एंजाइम से। कोई भी कंटेंट जो सेल में प्रेजेंस है, उस कंटेंट को उसी के एंजाइम से डिग्रेड किया जाएगा। सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए वी नीड्स ऑफ द सेलुलेज, इट्स एंजाइम, इट इज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंस क्या है, सेलुलोज है, सेलुलोज के साथ पैक्टिन होगा तो पैक्टिनेज आ जाएगा, लिग्निन होगा तो लिग्निनेज आ जाएगा, हेमिसेलुलोज होगा तो हेमिसेलुलेज आ जाएगा। 90% से अबव ऑफ द 90% जो कंटेन है वो सेलुलोज है। 10% में सेल वॉल की थिकनिंग के लिए, किसके लिए, द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल की थिक को इंक्रीज करने के लिए अनदर कंटेंट्स भी आते हैं, जिसमें पैक्टिन है, लिग्निन है, क्यूटीन है, हेमिसेलुलोज है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए भी नीड्स ऑफ द सेलुलेज। सेलुलेज क्या करेगा, उस सेलुलोज को डिग्रेड कर देगा, जिससे सेल वॉल वहां से डिसअपियर हो जाएगा। नाउ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंस है, लिपिड है एंड प्रोटीन है। लिपिड के लिए लाइपेज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है ना। लाइपेज क्या करेगा, डिसोसिएट ऑफ द लिपिड, एंड प्रोटीन्स क्या करेगा, डिग्रेड्स ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीएज तो प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और लाइपेज लिपिड को डिग्रेड कर देगा। ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बना हुआ, न्यूक्लियस, वो लिपिड प्लस प्रोटीन सेम। भाई रॉबर्टसन के व्यू पे मेम्ब्रेन जितनी भी होगी जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, किसके इक्विवेलेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंस में होगी, नो डाउट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का है, सेम स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन just made by the lipid plus protein, lipid degrade by the lipase and protein degrade by the protease। lipid को कौन डिग्रेड कर देगा, लाइपेज, और प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा प्रोटीएज एंजाइम्स। ओके, तो लाइपेज एंड प्रोटीएज। नाउ वी हैव क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स ऑलवेज क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो हेलिकल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है, हेलिकल फॉर्म्स में होती है, ठीक है ना। तो ये सब लोग मैं कर लूंगा, इसको डीनेचर कर लेंगे हम लोग, वो बात का मैटर है, ठीक है। तो फर्स्ट अब क्रोमोजोम्स मेरे पास क्या आ गया, क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमोजोम तो ड्यूरिंग ऑफ द सेल डिवीजन ही बनता है।
जो क्रोमोसोम होता है 2n इक्विवेलेंस ऑफ द 46 ह्यूमन बींग्स में होता है, वो जस्ट कम द ड्यूरिंग ऑफ द सेल डिविजन। बाकी तो ऑल टाइम में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फॉर्म में, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में गुथा हुआ हेलिकल फॉर्म में होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, बट क्रोमेटिन दैट्स मेड बाय डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन एंड वी नीड्स ओनली डीएनए। तो अभी भी मेरे पास एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को भी डिग्रेड करने के लिए वी नीड्स ऑफ द प्रोटीएज, वी नीड्स ऑफ द प्रोटीएज। मुझे किसकी नीड होगी? प्रोटीएज एंजाइम की नीड होगी। किसकी नीड होगी मुझे? प्रोटीएज एंजाइम से क्या होगी मुझे? नीड होगी। तो नाउ देखो सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, तो सेलुलोज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, तो लाइपेज एंड प्रोटीएज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, तो लाइपेज प्लस प्रोटीएज। देन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन डिसएसोसिएट हो जाएगा किसकी वजह से? प्रोटीएज एंजाइम से। नाउ अब मेरे पास रह गया क्या? ओनली डीएनए। क्या रह गया मेरे पास में? डीएनए। और डीएनए किस फॉर्म में है? हेलिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है? हेलिकल फॉर्म में है एंड कंडेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या परसेंट रह गया? डीएनए रह गया ओनली। क्या रह गया? डीएनए। एंड वी नीड्स ऑफ डीएनए। हमारा वर्क क्या था? आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रॉम द डिजायरेबल होस्ट। डिजायरेबल होस्ट जो सेलेक्ट किया है हम लोगों ने फॉर द ऑन द बिहाफ ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल व्यू या ऑन द बिहाफ ऑफ द बेटर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उस बेटर प्रॉपर्टीज के जीन्स को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे कंप्लीट डीएनए चाहिए। आई डोंट नो अबाउट ऑफ द जीन्स की प्रेजेंस कहाँ है, तो मैं तो पूरा डीएनए लूंगा। डीएनए लेने के लिए मुझे पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जीन तो सब में, सब ऑल सेल्स में इक्वल कोई सा सेल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सेल वॉल को रिमूव किया, फर्स्ट रिमूवल ऑफ द सेल वॉल सेलुलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, रिमूवल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लाइपेज एंड प्रोटीएज। मैं तीन ही एंजाइम्स काम आने वाले हैं, सेलुलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। तीन ही एंजाइम्स आपको ध्यान रखना है फॉर द डिसएसोसिएशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल कैसे डिसएसोसिएट होगा? वो सेलुलेज एंजाइम से होगा। मतलब टोटल एंजाइमेटिक प्रोसेस है, टोटल एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइम्स की हेल्प से कंप्लीट सेल्स को डिग्रेड करेंगे, तोड़ देंगे हम लोग उसको, ठीक है। नाउ कंप्लीट डिग्रेड करने के आफ्टर नाउ वी हैव ओनली डीएनए। अभी मेरे पास क्या है? डीएनए प्रेजेंस है, ठीक है। अब डीएनए थोड़ी चाहिए मुझे जीन चाहिए, अ सिंगल जीन फॉर बेटर प्रॉपर्टीज। वो बेटर प्रॉपर्टीज जो मैंने सेलेक्ट की थी, उस सेलेक्ट का मुझे एक सिंगल जीन चाहिए। ये नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स का एक क्या है? हेलिकल फॉर्म है, एक लॉन्गर चेन है, इसमें ग्रुप ऑफ जीन्स पर जैसे मल्टीपल जीन्स यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस है, तो मल्टीपल जीन्स की नीड्स नहीं है, वी नीड्स ओनली सिंगल जीन्स फॉर सिंगल बेटर प्रॉपर्टीज। जो बेटर प्रॉपर्टी देखिए मैंने, उसका सिंगल जीन मुझे चाहिए, ठीक है। तो नाउ ये दो प्रोसेस मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, अब डीएनए तो मेरे पास आ गया, लेकिन डीएनए तो थ्रेड लाइक फॉर्म में एक लॉन्गर चेन में है और वी नीड्स ऑफ द सिंगल जीन, तो मुझे उस डीएनए को कटिंग करना होगा। और कटिंग के लिए जो मैंने टूल्स कहा था ना अभी, टूल्स में क्या था पहले? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो होते हैं, ये बाद में उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है। सीजर का मतलब समझते हो ना हम लोग, कैंची। और मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स के लिए जो सीजर यूज होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ये क्या करता है? कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन है, इट इज द रिकॉग्नाइज ऑफ द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ द डीएनए। इट इज रिकॉग्नाइज ऑफ द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। डीएनए की स्पेसिफिक साइट को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है उसको। क्या करता है? आइडेंटिफाई ऑफ द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ डीएनए। बट डीएनए तो क्या है? बहुत बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है डीएनए,
है कि नहीं है। अब डीएनए में क्या जीन होते हैं, ये जीन आ गया, ये एक दूसरा जीन हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे मल्टीपल जीन्स एक डीएनए थ्रेड पे प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल जीन्स जो होते हैं वो डीएनए थ्रेड पे, हम कहते हैं जब हम लोग डीएनए को काट देते हैं, कटिंग्स करते हैं डीएनए की, तो जीन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। भाई जो वर्क कौन करता है, डीएनए नहीं, डीएनए वर्क नहीं करता, वर्क करते हैं जीन्स। फिर वो जीन्स नो, जीन्स भी वर्क नहीं करते, जीन तो यूनिट्स ऑफ डीएनए, यूनिट्स ऑफ डीएनए, मेरा जीन वर्क नहीं करते, जीन की सब यूनिट्स वर्क करती हैं। तो जो जितना छोटा, जितना डेप्थ में जाओगे ना वो वर्क करता है। आप कहते हो आपका हैंड काम करता है, अरे कहाँ पागल हो भाई, हैंड्स कहाँ काम करेगा। हैंड्स तो एक मॉर्फोलॉजिकल व्यूज है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें सेल्स पड़ी हुई हैं, इसमें सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स काम करती है। सेल काम नहीं करता, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हम डीएनए कहते हैं, फिर हम सेल पे जाते हैं, फिर बाद में जाते हैं। तो वर्क जो करता है, जो सबसे छोटा होता है ना, वो आपकी बॉडीज को मैनेज करता है, ठीक है। तो डीएनए तो एक स्ट्रक्चर्स ऑफ द जीन्स है, स्ट्रक्चर मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ द जीन्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। और जब वो डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो हम उसको क्रोमोसोम्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, छोटा स्ट्रक्चर देन बड़ा, वो किससे कनेक्ट हो जाता है, फिर दूसरा नाम आ जाएगा, एक से कनेक्ट हो गया, फिर थर्ड नाम आ जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नाम आ जाएगा। लेकिन काम किसको करना है, जो सबसे पहला मैंने पार्ट उठाया था वो काम करता है। बाकी तो स्ट्रक्चर्स को बना जोड़ते 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 जाते हैं, एक बॉडी बन जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो वर्क कौन करेगा, द सब यूनिट्स ऑफ जीन्स, सब यूनिट्स ऑफ द जीन्स वर्क करती है। तो अभी तो हम लोग जीन्स पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो ऐसे जीन्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर को नॉर्मल सीजर नहीं है, ये कपड़ा लाया काट दिया उसको, नहीं, ये इसका फंक्शन होता है कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करता है, नो प्रॉब्लम। But first it is the recognition of the specific sites of DNA. Without identifications और without recognitions, DNA की specific sites को recognize करता है। ऐसे नहीं जहां इच्छा हो गई वहीं कट लगा देगा, नहीं, पहले डीएनए की रिकॉग्निशन साइट्स को ऑब्जर्व करता है, इसको स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, देन आफ्टर कटिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए को कट करने का काम स्टार्ट करता है। तो ये इसका स्पेसिफिक साइट है कि भाई यहां से जीन स्टार्ट हुआ वो यहां तक है, यस एंड नो। तो ये नहीं इसको यहां से काट देगा, नहीं, वो इसको यहां से काटेगा, वो इसको यहां से काटेगा, 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 यहां से काटेगा। समझ में आ रहा है नहीं। और जीन्स की लेंथ जो होती है ना वो अलग अलग होती है, जीन्स की लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकता है, इसकी लेंथ छोटी हो, इसकी बड़ी हो, इसकी छोटी हो, इसकी बड़ी हो, इसकी बड़ी हो, इसकी छोटी हो। जीन जो होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे RFLP में पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, चीज तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जीन्स को आइडेंटिफाई करता है, जीन्स के कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करता है कि जीन्स का कहां एंड हो रहा है, फर्स्ट जीन का एंड कहां पर हो रहा है, वो उसका स्पेसिफिक साइट हो जाएगा, वहां से उसको कट लगा देगा वो, देन सेकंड जीन को कट लगा देगा, देन थर्ड जीन को कट लगा देगा, फोर्थ जीन को कट लगा देगा। तो ऐसे नहीं कहीं से भी काट देगा, नहीं, कहीं से भी कटिंग नहीं करता, इट्स नॉट ए नॉर्मल सीजर, एक नॉर्मल सीजर के इक्विवेलेंट पे वर्कआउट नहीं करता, ये एक स्पेसिफिक सीजर है फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए। वो ओनली किसको काटता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, और ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे कटिंग करता है, ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे कटिंग करता है, ध्यान रखना इस चीज को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ओनली ऑक्योर इन बैक्टीरियाज, ओनली किस पे ऑक्योर्स होता है, बैक्टीरियाज पे, बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंस होता है। सबसे पहले जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑब्टेन किया था वो क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को क्या किया था, हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप चीज को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इट इज वर्क फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए, बट बिफोर फर्स्ट रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई ऑफ द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ डीएनए, वह उस डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स को क्या करता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे कटिंग करने से पहले डीनेचुरेशंस ऑफ डीएनए,
डीएनए क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। डीनेचुरेशन मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे डीएनए को रखा जाता है, जिससे कि डीएनए की जो हेलिकल फॉर्म्स होते हैं, कंडेंस फॉर्म, वो ओपन हो जाती है और डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एक धागे नुमा संरचना में क्या हो जाता है, बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। विदाउट डीनेचुरेशन कुछ भी काम नहीं होता। सबसे पहला प्रोसेस ही डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए है, क्योंकि डीएनए ऑलवेज कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, गुथा हुआ होता है, जस्ट लाइक ए मैगी। मैगी गुथी होती है ना, लेकिन जैसे मैं उसको टेम्परेचर देता हूँ तो उसके जो गांठें होती हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है और मैगी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर डीएनए का है। किसका है, डीएनए का है। डीएनए हेलिकल और कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, जिससे डीएनए क्या हो जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा। देन आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के परजेस में उसको किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस पर वर्कआउट करता है एंड देन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, उसको सेगमेंट्स में, सेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए, डिफरेंट लेंथ ऑफ सेगमेंटेशंस, वो डिपेंड करता है कि जीन्स की जो लेंथ होती है। आप ध्यान रखना, कभी भी जीन्स के जो सेगमेंट्स बनेंगे, आप ये तो आपको लग रहे सब इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सब सेगमेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होगी। क्योंकि जीन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शंस होता है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है। प्रत्येक जीन का अपना खुद का स्ट्रक्चर्स होता है। कोई जीन छोटा होता है, स्मॉल होता है, कोई जीन लार्जर फॉर्म्स में होगा। ठीक है, तो जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे वो डिफरेंट लेंथ के बनेंगे। क्या बनेंगे, डिफरेंट लेंथ के बनेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। इस जीन की लेंथ जो छोटी हो सकती है तो इसकी बड़ी हो सकती है, इसकी बड़ी हो सकती है, इसकी छोटी हो सकती है। वो डिपेंड्स करता है उसको रिकॉग्निशन के ऊपर, उसको आइडेंटिफाई करने के ऊपर कि उसका स्पेसिफिक साइट। सबसे पहले डीएनए की साइट्स को ऑब्जर्व करता है, जीन्स के कॉर्नर को ऑब्जर्व करता है एंड देन कटिंग ऑफ स्पेसिफिक साइट्स ऑफ द डीएनए। फिर उसको क्या करता है, उसको कट लगाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे क्या कर देगा, ये कंप्लीट डीएनए को सेगमेंटेड कर देगा। क्या कर देगा, कंप्लीट डीएनए क्या कर देगा, सेगमेंटेड कर देगा। मतलब सेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए, यहां पर क्या हो जाएगा, सेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए। ठीक है, या कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए यानी डीएनए जो मैंने आइसोलेट किया है एक प्लांट सेल से, कंप्लीट सेल्स को रिमूव करने के आफ्टर मैंने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर डीएनए को मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ मैंने उसको रख दिया। ठीक है ना, ये एंजाइम्स क्या काम करता है, डीएनए को सेगमेंटेड कर देता, मतलब डीएनए को जीन्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। सेगमेंट क्या है, यहाँ पर जीन्स होते हैं। सेगमेंट्स क्या है, यहाँ पर जीन्स होते हैं। तो सेगमेंटेशंस ऑफ डीएनए और कटिंग ऑफ डीएनए। बट पहले इतना काम करने से पहले सबसे पहले वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसमें कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके साइड्स को ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ यहाँ से हम उसे कट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट लगा देगा। नहीं तो अगर बिना देखे काम करेगा तो जीन आधे जीन तोड़ देगा। तो ठीक है, तो कंप्लीट जीन आना चाहिए, उसके लिए क्या करता है, जीन्स के कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके आफ्टर उसमें कटिंग करना स्टार्ट कर देगा ये। तो ओके, तो ये हो गया आप लोगों का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका क्या काम है, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कट करता है, बट बिफोर रिकॉग्नाइज ऑफ द स्पेसिफिक साइट्स ऑफ डीएनए, उससे पहले क्या करता है वो, डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसके आफ्टर उसको सेगमेंटेड करेगा। डीएनए को क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। और जो सेगमेंटेशंस है वो क्या है, उसके जीन्स हैं, वो क्या है, उसके जीन्स होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नाउ अब आ गया हो आप लोग, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, और ये कहाँ ऑक्योर्स होता है, बेसिकली बैक्टीरियाज में। किसमें होता है, माइक्रोब्स में। इसको हम लोगों ने आइसोलेट किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया था माइक्रोब्स से। किससे आइसोलेट किया था इसको, माइक्रोब से इसको हमने क्या किया था, आइसोलेट किया था। ओके, तो अब ध्यान रखिए आप यहां पर कि बैक्टीरिया के हमने इसको आइसोलेट किया था। और सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसका नाम था HIND सेकेंड। ये कैसे बना वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसका पूरा नाम है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑब्टेन किया था उसका नाम था हिंड सेकेंड। ठीक है, बट वो किससे ऑब्टेन किया था हम लोगों ने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ऑब्टेन किया था। उसके बाद तो हम लोगों ने आज प्रेजेंट टाइम में काफी ऐसे स्ट्रेन्स हमने बना लिए हैं, अप्रोक्स 1000 से अबव
अबोव 1000 हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंस है, बट इट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या है? पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिसको हम लोगों ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया से। बेसिकली हम लोगों ने बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया से हम लोगों ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स ऑक्योर होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं, और फर्स्ट एंजाइम जो था उसका नाम था हिंड सेकेंड, जिसको हम लोगों ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्यों कहा? क्योंकि डीएनए पे काम करता है, न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है, दोनों में न्यूक्लियस लगा हुआ है, बट एक में एक्सो लगा हुआ है, एक में एंडो लगा हुआ है। एक्सो तो क्या करता है? कॉर्नर्स पे काम करता है। कहां पे काम करता है? कॉर्नर्स पे काम करता है, ठीक है ना। एंडो क्या करता है? उसकी स्पेसिफिक साइट को ऑब्जर्व करके बीच में से कट लगा देता है। मुझे अगर पूरा डीएनए नहीं काटना है, मुझे वो पर्टिकुलर बीच में से काटना है, उस चीज को एक स्पेसिफिक साइट से काटना है, तो वो कौन काम करेगा? एंडो। इसीलिए बेटर ये काम करता है, ये बहुत लेस फॉर्म में काम आता है। ये तो कॉर्नर से काटा शुरू करता है, यहां से शुरू करेगा, फिर वो काटता काटता सिस्टम से काटता हो जाएगा, सिस्टम से काटता हो जाएगा, कॉर्नर से काटता है। तो ये कॉर्नर से नहीं काटता, ये कहीं भी स्पेसिफिक साइट से डीएनए को क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। डीएनए है, अगर यहां से काटा तो एक्सोन्यूक्लियस है, और बीच में से यहां से काट दिया और सेगमेंट को अलग कर दिया, यहां से सेगमेंट क्या कर दिया? यहां से अलग कर दिया, तो ये काम कौन कर सकता है? एंडोन्यूक्लियस, जो अंदर से कहीं भी डीएनए को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। तो दो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो बेसिकली जो एंजाइम है वो ये वाला ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये रेयर फॉर्म में काम आता है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सॉरी एंजाइम जो 2 है, आता ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं आता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है, ठीक है। बट हमने इसको 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये कॉर्नर्स पे काम करता है, ये मिड में कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था, कौन सा था? हिंड सेकंड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब ये कैसे बना? ये जो मैंने हिंड HIND सेकंड लिख रखा है, ये मैंने क्यों लिखा है ये देख लीजिए आप लोग। बस इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे होगा देखिए आप लोग। नोमेनक्लेचर में यहाँ पर 3 स्पेसिफिक फॉर्म्स में हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट लेटर जो आएगा इसका, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर, ये इसका नोमेनक्लेचर है। देखो कैसे नोमेनक्लेचर, मैंने क्या कहा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बैक्टीरियाज में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरियाज में। तो बैक्टीरिया एक नेम है, इसमें 2 नेम होंगे भाई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर के। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी लिविंग्स का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक जेनस होता है और एक उसकी स्पीसीज होती है। जैसे मैंने कहा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये इसका जीनस है, फर्स्ट लेटर जीनस होता है और सेकंड लेटर उसका स्पीसीज होता है। जैसे होमोसेपियंस, हमारा नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमो क्या है? हमारा जीनस है, और सेपियंस हमारी जाति है। विनोद मेहता, मेहता मेरा नाम विनोद मेहता है, लेकिन हम इसको आपको डायरी में देख रहे हैं, डायरी में आपको विनोद मेहता टेलीफोन डायरी जाती है, नाम आती थी पहले, डिक्शनरी आती थी, तो विनोद मेहता नहीं, मेरा नाम लिखा जाएगा मेहता विनोद।
क्योंकि मेहता तो मेरा जीनस है, सभी लोग मेहता लगाते हैं, लेकिन विनोद मेरा स्पेसिफिक फॉर्म हो गया, मेरी स्पीसीज होगी, ये मेरा ही नाम होगा। मेहता तो मेरे ब्रदर का भी है, मेरे फादर का भी है, मेरे बच्चों का भी होगा, ठीक है। तो मेहता तो एक जीनस, मेहता कॉमन होता है, फिर उसकी वेराइटी स्पीसीज चेंज होती जाती है, ठीक है ना। तो मेहता, विनोद, ऐसे ही होमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस क्या है यहाँ पर जीनस है और इन्फ्लुएंजा यहाँ पर स्पीसीज है, दो वर्ड्स यहाँ पर है। तो मुझे उस जिस बैक्टीरिया से मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को ऑब्टेन कर रहा हूं, आइसोलेट कर रहा हूं, उसी के बीओ पे उसका नाम लिखा जाता है। तो जीनस, फर्स्ट लेटर जो आता है वो उसके जीनस से आता है, जीनस का फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, जो पहला लेटर आएगा वो आएगा फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस बट इन कैपिटल लेटर, ठीक है। स्पीसीज से क्या लोगे आप लोग, स्पीसीज से स्टार्टिंग के 2 लेटर लोगे आप लोग, ठीक है, स्टार्टिंग 2 लेटर्स, 2 लेटर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बट इन स्मॉल, बट इन स्मॉल, ठीक है। और थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, होता है कंप्यूटर में लैंग्वेज तो वर्ड तिरछा लिखते हैं हम लोग, ऑब्लिक फॉर्म ऐसे कुछ कहते हैं उसको, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर मुझे इस बैक्टीरिया से मुझे बनाना है तो हीमोफिलस का फर्स्ट लेटर क्या है, एच, ये लेना है, किस में लेना है, कैपिटल में। इन्फ्लुएंजा के 2 लेटर लेने मुझे, आई और एन, आई और एन, तो क्या बना, एच आई एन, 2 वर्ड आ गया ना। और इससे हमने क्या प्राप्त किया था, हिंड सेकंड, एच आई एन डी सेकंड, ठीक है। थर्ड लेटर जो होता है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, कुछ भी हम उसकी क्वालिटी ले सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने ये लिखा है भाई, एच फॉर हीमोफिलिस, एस कहां से आया, हीमोफिलिस, जीनस से आया, कहां से आएगा, जीनस, फर्स्ट लेटर जो आता है वो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा। एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर आप करते हो कि आप जिस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट करोगे उसका नाम उसी बैक्टीरिया के आधार पर राइट डाउन किया जाएगा, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, रीड किया जाए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बैक्टीरिया को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को आइसोलेट किया है, ठीक है। तो हीमोफिलस आ गया, हीमोजीनस का फर्स्ट लेटर लेना है आप लोगों को, बट किस में लेना है, कैपिटल में लेना है। तो एच को मैंने किस में लिया, कैपिटल में लिया। जीनस के क्या आपको स्पेसिस क्या लेना है, 2 लेटर्स लेने हैं, शुरू के 2 लेटर आई और एन, बट किस में लेने हैं, स्मॉल में, आई और एन स्मॉल में लिया। तो थोड़ा इसको टेढ़े लिखना, तिरछा लिखना है, इनको थोड़ा सा तिरछा लिखना है, ठीक है ना। और डी यहाँ पर डेरिवेटिव्स है, डी यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव या स्ट्रेन। ये हम लोगों ने, हम जानते हैं कि किसी बैक्टीरिया के बहुत स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे अब कोविड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोविड का एक स्ट्रेन ऑलरेडी चल जाता, दूसरा स्ट्रेन और आ गया, दूसरा स्ट्रेन और आ गया, आने वाले समय थर्ड स्ट्रेन आ जाएंगे। ऐसे स्वाइन फ्लू चल रहा था, स्वाइन फ्लू H1N1 आया था, आज प्रेजेंट टाइम में उसके H1N19 आ गए। ये उनके स्ट्रेन्स बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है या वायरस ग्रो करता है, एनवायरनमेंट के साथ उसके स्ट्रेन बदलते जाते हैं। स्ट्रेन मतलब उसका जेनेटिक रूप बदलता जाता है, इतना सा होता है और कुछ नहीं होता, उसके जेनेटिक व्यूज में चेंजेस आते जाते हैं। तो कुछ जेनेटिकल व्यूज डेंजर होता है, हार्मफुल ज्यादा होता है, कुछ जेनेटिक व्यूज लेस हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। कोविड बहुत आए हैं, कोविड का कोई एक स्ट्रेन थोड़ी है, कोविड के मैनी स्ट्रेन्स हैं। कुछ कोविड थोड़ा डेंजरस रहे तो उन मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ कोविड ऐसा है कि बॉडी में आया और चला गया, इतना हार्मफुल नहीं था, गया 2-4 दिन जुकाम हुआ, दवाई ली, ठीक हो गया, चला गया ऑटोमेटिकली। तो काफी स्ट्रेन्स होते हैं, ऐसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के काफी स्ट्रेन्स हैं। तो जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन किया था वो उसके सेकंड स्ट्रेन से ऑब्टेन किया था मैंने। कौन से स्ट्रेन से ऑब्टेन किया था, सेकंड। तो डी यहां पर सेकंड स्ट्रेन बोल सकते हो या आप इसको डेरिवेटिव बोल सकते हो, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का सेकंड स्ट्रेन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का सेकंड स्ट्रेन मैंने यहां पर क्या किया था, ऑब्टेन किया था। क्या किया था, यानी ये जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो ऑब्टेन किया है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ऑब्टेन किया है। तो हीमोफिलस, यहां पर हीमोफिलस क्या है, जीनस है, इन्फ्लुएंजा यहां पर स्पीसीज है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर एच, स्पीसीज के 2 लेटर आई और एन स्मॉल में आ गया, और डी सेकंड यहां पर क्या है इसका,
डेरिवेटिव सेकंड है, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के सेकंड स्ट्रेन से सबसे पहले हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को ऑब्टेन किया था। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर है, ये क्या इसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। प्रोसेस ऑफ बायोटेक में 2 प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को। पहला प्रोसेस तो कुछ करना ही नहीं है, तो मॉर्फोलॉजिकल व्यूज है। दूसरे प्रोसेस के अंदर मैंने आइसोलेशंस ऑफ डीएनए बताया मैंने आप लोगों को कि डिजायरेबल डीएनए को कैसे आइसोलेट करोगे। तो सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करोगे, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव करोगे, एंड देन क्रोमोसोम से स्टोन प्रोटीन रिमूव करोगे, फिर मेरे पास में डीएनए आ जाएगा। उस डीएनए को मैं क्या करूंगा, पहले डीनेचर करूंगा, और डीनेचर करने के आफ्टर फिर मैं उसको कटिंग करूंगा। कटिंग करने के लिए वी नीड्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में काम करता है। कैसे काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया। इसका नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया, उसको डिफाइन मैंने कर दिया। सबसे पहले हिंट सेकंड आया था, उसको बैक्टीरिया से जब तक किसमें बेसिकली किसमें होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, वहां से हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो टुडेस सफिशिएंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें टाइम लगेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को स्टडीज करने में। अब बाकी को एंजाइम जो है ना वो कुछ भी नहीं है, लाइगेज, फॉस्फेटेज, पॉलीमरेज, ये छोटे छोटे एक वर्ड्स के हैं। उसके आफ्टर वेक्टर्स को स्टडी करने में टाइम लगेगा। ये 2 पॉइंट स्टडी हो गए। प्रोसेस तो हम लोग स्पीड से कर लेंगे, फिर तो मुझे प्रोसेस ही करना है। जब मुझे चीजें क्लियर हो जाएंगे, मुझे उसको आइसोलेट किया कैसे, किया काटा कैसे, जोड़ा कैसे, ठीक है। अगर ये प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो फिर तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक तो बिल्कुल सिंपल है। इट्स नॉट डिफिकल्ट चैप्टर बट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही बचा हुआ। मैंने आपको कहा था चैप्टर नंबर 12 जो वो एक वीडियो का है, और चैप्टर नंबर 15 जो है वो तो आप सेल्फ भी स्टडीज कर सकते हो। ऐसा कुछ चैप्टर डाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट के बारे में स्टडीज है, वो आप सेल्फ भी स्टडीज कर सकते हो। प्लांट को क्यों काटा जा रहा है, प्लांट्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, यही है। उसमें 2 ही क्वेश्चंस है कि प्लांट्स का कटिंग क्यों हो रही है, ठीक है, और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, यही डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो वो तो 6th क्लास से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो हमारे पास मेन 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं। और वैसे भी 18 जनवरी को हम लोग मिल रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 18 जनवरी से आपको स्कूल ज्वाइन करना है। किसी भी कंडीशंस में 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है विद द मास्क। आपको स्कूल में आना है विदाउट फियर। आपको स्कूल के अंदर एंटर करना है। आप अपना लंच बॉक्स सेल्फ कैरी करेंगे, बॉटल सेल्फ कैरी करेंगे, अपनी सीट पर आकर स्टडीज करके वापस ऐसे कैसे घर जाना है, ठीक है। फियर नहीं होना चाहिए। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम तो मार्च में ही आने वाले हैं, तो रेगुलर, क्योंकि आफ्टर 18 के आफ्टर आपकी ऑनलाइन स्टडीज बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी, स्टडीज करनी, वो स्कूल आए, जिसको नहीं पढ़ना है वो उसका डिसीजन सेल्फ का होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।